6800-6900 किलोमीटर अप्रॉक्स चला लिया है। 2 सर्विसेज करा चुका हूँ। बहुत ही फेमस इश्यूज रखे मेरे साथ भी आए थे। इसके गियर थोड़ा अटकते थे फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे मिस फायरिंग बहुत कर रही थी मेरी गाड़ी के वेट के हिसाब से इंजन तो अंडर पावर्ड है। हाईवे माइलेज इसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी लेग रूम, नी रूम वगैरह और जो आपको अंडर थाई सपोर्ट मिलता है वो कंफर्टेबल है। यहाँ पे आप देखोगे कि देखो यहाँ पे है जो मेरा जो साइड की बिल्डिंग होती है ना अपर वाली, वो थोड़ी कटी हुई है, वो ढंग से बाहर निकल जाती थी स्टार्टिंग। वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक और डिटेल ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाले हैं जो कि रहने वाला है टाटा पंच का। और इस कार को ऑन करते हैं मिस्टर तनिष्क जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। सबसे पहले बताइए कौन सा वेरिएंट है? ये है टाटा पंच का सेकंड बेस वेरिएंट एडवेंचर, रिदम पैक नहीं, विदाउट रिदम पैक। कितने की पड़ी थी आपको ये ऑन रोड? ये लगभग 7.5 लाख की पड़ी थी मेरे को ऑन रोड। और कितना टाइम हो गया इसको परचेस किए हुए? 6 महीने हो गए मेरे को। मैंने इसको जून में खरीदा था स्टार्टिंग में। और अभी तक कितनी आपने ड्राइव कर दी है इस कार को? 6800-6900 किलोमीटर अप्रॉक्स चला लिया है। 2 सर्विसेज करा चुका हूँ एंड काफ़ी हाईवेज वगैरह, रोड, सिटी सब कुछ चला चुका हूँ। यानी कि आज के इस वीडियो में आपको एक ओनरशिप रिव्यू मिलने वाला है जो कि डिटेल में रहेगा। काफी ज्यादा लंबी ड्राइव कर चुके हैं। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब आप इस कार को सिलेक्ट कर रहे थे, शॉर्टलिस्ट कर रहे थे, उस टाइम पे आपने इस बजट के अंदर कौन कौन सी कार देखी थी? मेरे बजट ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था, बट जितना भी था मोस्टली सारी प्रीमियम हैचबैक्स या हैचबैक्स ही आ रही थी। उसमें प्रीमियम हैचबैक्स के बेस या सेकंड बेस मॉडल ही आ रहे थे। तो मैंने कंसिडर करी थी i20, बलिनो, अल्ट्रोज वगैरह, बट मेरे को थोड़ा ना हैचबैक्स का लुक वगैरह इतना अपीलिंग लगता नहीं है। तो रिसेंटली उस टाइम में मैंने इसकी काफ़ी हाइप चल रही थी, एड्स वगैरह भी, एंड IPL में भी स्पॉन्सरशिप थी पंच की। तो मेरे फादर और मैंने ट्राई करा कि एक बार शोरूम पे जाकर टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो हमें गाड़ी ठीक लगी फैमिली के पर्सपेक्टिव से, एंड स्पेशियस भी ठीक थी। हमें सेफ्टी वगैरह का भी कंसर्न था ही, जो बलिनो और i20 में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता, अल्ट्रोज में मिलता है। बट फिर सेम कंपनी की गाड़ी हमने दोनों टेस्ट ड्राइव करी थी, बट हमें इसकी थोड़ी लुक्स वगैरह ज़्यादा अपीलिंग लगी, तो फिर हमने यही कंसिडर करी। एंड बाकी ग्राउंड क्लियरेंस, सेफ्टी वगैरह सारे प्लस पॉइंट्स आ ही रहे थे। और फैमिली कार के लिए तो सब कुछ यही चाहिए होता है। और आपने काफी सारी चीजें जो है इसके अंदर इंस्टॉल भी करवाई हुई हैं आफ्टर मार्केट, तो उनके बारे में जानना चाहूंगा। बाद में भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे उसके बारे में कि किस तरीके का उसका रिस्पांस रहा है। तो सर आपने इसके मेन कंपटीशन, जैसे कि पंच के कंपटीशन की बात करते हैं तो इग्निस आता है, अपना सिट्रन की C3 है वो आती है, तो इस तरीके की KUV 100 है। तो इन गाड़ियों को नहीं देखा आपने? KUV का मैं आपको बताता हूँ, KUV का मुझे ना डिजाइन लैंग्वेज अच्छा नहीं लगता था। KUV मेरे एक रिलेटिव पे थी और मुझे अंदर से भी गाड़ी इतनी अच्छी नहीं लगी सही में। तो KUV तो मैंने उनकी देख के रिजेक्ट कर रखी थी। सिट्रॉन मैं कहता हूँ कि अब काफ़ी डिमांड में आ गई है गाड़ी, एंड मतलब परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छी दे रही है, उसके टर्बो वेरिएंट्स वगैरह भी अच्छे हैं। बट लेकिन उस टाइम पर मेरे को सिट्रॉन इतनी अपीलिंग नहीं लगती थी। प्लस जो उसके डोर हैंडल्स वगैरह थे ना, वो ऑल्टो वाले जो चल रहे हैं मारुति के वैसे थे। तो मेरे को मतलब इंटीरियर भी, पावर विंडोज बीच में, ये सब इंटीरियर मेरे को इतना अच्छा लगा नहीं था। और उस टाइम पे इतना उसका चलन भी नहीं था, तो मैंने सिट्रॉन कंसिडर नहीं करी। इग्निस नहीं, मेरे को ना एक्चुअली मारुति की कार मन नहीं था परचेज करने का, मेरे को पसंद भी नहीं आई। बाकी फिर यही मेरी फाइनल चॉइस थी, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं हैचबैक्स देखने गया था, अल्ट्रोज वगैरह, तब मेरे को फिर थोड़ी पसंद आ गई थी, वरना ऐसा कोई वो नहीं था। तो आपने जो है ये फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी है या इससे पहले भी कोई गाड़ी ऑन करते? इससे पहले मैं सेंट्रो ऑन करता था। सेंट्रो ऑन करते थे, उसके बाद अभी भी है वो। अच्छा, इस पे अपग्रेड करने से पहले आपने सेल नहीं किया उसको? नहीं, सेल नहीं करा। वो भी है, अच्छी गाड़ी है, Hyundai की कार तो थी बढ़िया, लेकिन अब नई गाड़ी आ गई है। ठीक है, अब इस वाली गाड़ी की बात करते हैं। जैसे सर्विस का आप बता रहे हैं, सर्विस आपकी हो चुकी है। हाँ जी। तो अभी तक कितनी सर्विस करा चुके हैं? 2 सर्विस करा चुका हूँ। सेकंड सर्विस में लगभग कल ही करा के आया हूँ। तो सर्विस एक्सपीरियंस मुझे बता दीजिए सबसे पहले कैसा रहा? देखो, वैसे तो मैं सही में जो मिथ बस्टर्स हैं लोगों के कि टाटा की सर्विस खराब है वगैरह, उस पर कमेंट कर दूँ कि मैंने इसकी 2 सर्विसेज कराई हैं। एंड वैसे भी मैं थोड़े बहुत काम के लिए गया हूँ सर्विस सेंटर। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है टाटा की सर्विस के साथ, वो मतलब लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं होगा, बट अच्छा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर भी डिपेंड करता है। जो मेरा सर्विस सेंटर है यहाँ जहांगीरपुरी मालवा, उस पर जाता हूँ मैं, एंड मेरे को जो सर्विस मिली है अप टू द मार्क है। मेरे को मतलब उनका कस्टमर एक्विजिशन वगैरह, सब सर्विस वगैरह बिल्कुल अच्छे से एंटरटेन करते हैं, एंड जितना टाइम बताया उतना में कर दिया। और मेरी जो दिक्कतें थी गाड़ी के अंदर, मैंने उनको बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे इश्यूज़ बन रहे हैं, उन्होंने उसको रिजॉल्व करा है, एंड मेरे को अभी तक टिल डेट कोई दिक्कत नहीं आई, ना डिलीवरी के टाइम आई, ना सर्विस के टाइम आई। ठीक है, आपने इश्यूज बताए, तो कौन कौन से इश्यूज मेरे को एक्चुअली इसके जो बहुत ही फेमस इश्यूज रखे मेरे साथ भी आए थे। इसके गियर थोड़े अटकते थे फर्स्ट एंड सेकंड। मैं फर्स्ट सर्विस में बोला था, तब भी इन्होंने थोड़ा बहुत ठीक कर दिया था। अभी कल जब मैं आया हूँ तो मेरे को थोड़ा नेग्लेजिबल अभी भी लगता था कि इसके ना सेकंड गियर और फर्स्ट गियर थोड़ा अटकता है चलाते टाइम। मैंने कल जब सर्विस करा के लाया तब भी मैंने बोला था, इन्होंने अच्छे से गियर वगैरह की लुब्रिकेंट वगैरह डाल के एंड बैलेंस उसकी मैचिंग वगैरह करके अच्छा कर दिया काम। एंड दूसरा इशू जो इसका बहुत बड़ा बन रहा था वो था AC पे पावर लॉस, एंड वैसे भी थोड़ी पावर रिड्यूस हो रही थी, जैसे मिस फायरिंग बहुत कर रही थी मेरी गाड़ी। तो प्रॉपर मेरे को इसके स्पार्क प्लग्स वगैरह मुझे क्लीन करवा के, चेक करवा के दिखाए गए हैं। जो भी बेस्ट हो सकता था उन्होंने मेरे लिए करा है।
एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द सर्विस। तो अपना कुछ खर्चा वगैरह भी आया आपको या नहीं, पहली 2 सर्विसेज तो फ्री होती हैं और तो उसमें कोई खर्चा नहीं है, बस वाइपर फ्लूइड वगैरह डला था, वो तो 80-90 रुपये लगे थे। ठीक है, अब बात करते हैं इंजन की। किस तरीके का इंजन रिस्पांस रहता है, किस तरीके के आप जो मतलब ड्राइवर्स हैं उनको कंसिडर करना चाहोगे अब तक चलाने के बाद? देखो इंजन मैं आपको सही बताऊँ, इसमें 1.2 लीटर आता है नेचुरली एस्पिरेटेड, और सही बताऊँ इस गाड़ी के वेट के हिसाब से इंजन तो अंडर पावर्ड है। मुझे पहले नहीं लगता था शुरू में, क्योंकि मैं एक सेंट्रो से आया था तो मुझे लगता था थोड़ा इंजन अच्छा है, बट अब लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि इंजन अनपावर्ड है, जब 5 जने बैठ जाएं एंड थोड़ा ओवरटेकिंग वगैरह में भी इश्यूज देती है गाड़ी। तो जो लोग इसको एज अ फैमिली कार कंसिडर कर रहे हैं, धीरे धीरे सिटी में चलना है, हाईवेज पे ड्राइव करना है, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, ज़्यादा ओवरटेकिंग्स वगैरह रैश नहीं ड्राइव करनी, वो लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जो फन टू ड्राइव कार ढूंढ रहे हैं, स्पोर्टी फील चाहते हैं, तो उनके एक्सपेक्टेशन पे गाड़ी बिल्कुल नहीं उतरती। ये एक प्रॉपर फैमिली कार ही है एंड हाईवे ड्राइविंग इसकी सिटी ड्राइविंग ज़्यादा बेटर है। ओके, तो अभी आपकी ज़्यादातर ड्राइविंग कहाँ पे होती है, सिटी में रहती है या हाईवे? दोनों ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि मेरी फैमिली में या मेरी ट्रिप्स लगती रहती हैं, हर मंथ 1-2 ट्रिप्स तो जाती हैं, तो दोनों इक्वल ही हैं ऑलमोस्ट, और सिटी में भी मतलब बराबर ही चलती है, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। तो अपनी माइलेज की बात करते हैं, तो सिटी में आपकी जो माइलेज है वो कितनी निकलती है और हाईवेज पे कितनी आती है? सिटी में मैं इसकी माइलेज से थोड़ा परेशान हूँ, क्योंकि सिटी में मैंने एक मेरे वीडियोज़ में बता रखा है, मुझे इतनी अच्छी माइलेज दे नहीं रही है। अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, AC ऑफ रहता है, तो लगभग मेरे को इसकी माइलेज मिल जाती है 12-13, और अगर थोड़ी लॉन्ग पैचेस हैं तो आराम से 14-15 तक तो जा रही है, जो ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से पेट्रोल कार से इससे ऊपर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन हाईवे माइलेज इसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे को इसने 20, 21, 22 तक माइलेज निकाल के दे रखी है। एंड अगर मैं आपको एवरेज बताऊँ, जब स्टार्टिंग में आई थी तब 17-18 दे रही थी, अब मेरे को आराम से ये 20 की माइलेज निकाल देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आएगा, जब आप गाड़ी चलाते हो, जैसे आपने कहा कि सिटी में भी चलती है और हाईवेज पे चलती है, तो सिटी में चलाने पे किस तरीके का रिस्पांस की गाड़ी देती है और हाईवेज पे किस तरीके का देती है? सिटीज़ में मैं बताऊँ इसका रिस्पांस अच्छा है, क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है ना, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। लोअर स्पीड्स पे इसका स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है, एंड जैसे हम हायर स्पीड्स पे जाते हैं इसका स्टीयरिंग बहुत स्टिफ हो जाता है, जो आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड हाईवेज पे तो स्टेबिलिटी मैं आपको बता ही रहा हूँ, हाई स्पीड्स पे एकदम इसका स्टीयरिंग ना बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है। अगर जैसे आप एकदम क्लोज कट्स वगैरह में जरा सा भी स्टीयरिंग पे हाथ मारेंगे तो गाड़ी झूलेगी नहीं। थोड़ा बॉडी रोल तो है गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी उठा रखी है इन्होंने, बट मेरे को इतना वो ज़्यादा बॉदर करता नहीं है, क्योंकि इतनी भी नहीं झूलती, और स्टीयरिंग फीडबैक काफ़ी सही है। हाईवे पे बिल्कुल चिपक के चलती है गाड़ी। तो सर, ये जैसे कि आपने कहा कि एडवेंचर वेरिएंट है, यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट है, तो आपने देखा होगा कि पंच में पहले से ही ऑलमोस्ट जो है 4 से 5 वेरिएंट आते हैं, प्योर एडवेंचर, अपना कंप्लीट और क्रिएटिव। इसमें भी आयरा पैक्स वगैरह काफी सारे जो है वो आपको वेरिएंट्स मिल जाते हैं। तो आपने पर्टिकुलर जो एडवेंचर वेरिएंट है उसे ही क्यों कंसिडर किया है? मैं पहले एक्चुअली इसकी प्योर की बुकिंग करा के आया था। मेरा प्लान ये था कि इसका प्योर वेरिएंट ले लिया जाए, क्योंकि उस पर टैक्स भी कम लगता है, क्योंकि अंडर 6 लाख पड़ता है उसका एक शोरूम, एंड उस पर बाहर से काम करवा के काम चल जाएगा। लेकिन फिर कुछ टाइम के अंदर मैंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर रिसर्च करी, तो मेरे को पता चला कि इसके जो एडवेंचर वेरिएंट है ना, वो मुझे काफ़ी हद तक वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है ना, जो मुझे इस गाड़ी के अंदर चाहिए थी, जैसे कि पावर विंडोज़ हो गई सारी, और सेंट्रल लॉकिंग हो गई, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, 4 स्पीकर हो गए, स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल हो गए, और क्या कहते हैं, प्लस मेरे को उसके बटन्स भी मिले हैं, जो FM वगैरह उसके जो इंफोटेनमेंट के बटन्स होते हैं वो, और मतलब जो मेरे को सारी चीज़ें ऑफर कर रहे थे ना, मेरे को वो काफ़ी वर्थ इट लग रही थी। मैंने प्राइस डिफरेंस भी देखा था, अगर मैं काम बाहर से भी कराता तो भी मेरे को लगभग 1 लाख के आसपास लग जाते, और मेरे को ये दोनों वेरिएंट्स के बीच में डिफरेंस भी 1.20 के आसपास पड़ा है। तो कंपनी से लेना मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि बाहर ये सब काम कराने में वैसे तो बहुत अच्छे आजकल मॉडिफिकेशन है, वायर कटिंग नहीं होती, बट स्टिल एक माइंड में डाउट रहता है। एंड जिनको ये डाउट नहीं रखना, बाहर से काम बिल्कुल नहीं कराना, एडवेंचर वेरिएंट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। अपर वेरिएंट्स मुझे थोड़े ओवर प्राइस लगते हैं, मतलब मेरे को इस गाड़ी की वैल्यू 7.5-8 से ऊपर जस्टिफाइड नहीं लगती। फिर तो आप नेक्सॉन कंसिडर कर सकते हो, एक अपर सेगमेंट की कार है। तो सर, जैसे कि मैं आपकी गाड़ी देख रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो है आफ्टर मार्केट भी एक्सेसरीज के तौर पे लगाई गई हैं। इसी तरीके की आपको जो एडवेंचर वेरिएंट आपने परचेज किया, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको कमी लगी कि इस गाड़ी के अंदर होनी चाहिए थी? देखो, वैसे तो मैंने जो इसमें काम करा रखा है लगभग 1 लाख के आसपास का है, लेकिन जो इसमें मोस्ट ऑफ दी वर्क है वो शौक वाली चीज़ें हैं, नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी जो मुझे लगती थी वो थी इसकी, एक तो है हेडलाइट्स, क्योंकि इसमें हैलोजन बल्ब आता है, प्रोजेक्टर भी नहीं है, नॉर्मल है, तो इसका आउटपुट बहुत बेकार था। मतलब मैंने सेकंड डे चेंज करा लिया था, क्योंकि मैंने जब टेस्ट ड्राइव वगैरह में भी, रात की भी टेस्ट ड्राइव करी थी, एंड लोगों के जो ओपिनियन सुने थे, इसका बल्ब मुझे अच्छा नहीं लगा था, सही में आउटपुट नेग्लेजिबल ही है। तो इसमें मैंने LED अपग्रेड कराई है, एंड जो नेसेसरी चीज़ थी, एक लगवाया एंड्रॉयड लगवाया है। इसमें मेरे को एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब मिल गया था, वायरलेस वायर्ड दोनों है, तो ये मुझे नेसेसरी लगता है। कई लोगों को नेसेसरी नहीं लगता, बट आज के टाइम पे मॉडर्न कार सब ऑफर करती हैं सब सारे फीचर्स, तो वो एक नेसेसरी अपग्रेड हो सकता है।
बाकी मुझे ऐसा इस गाड़ी में कोई ऐसा फीचर नहीं लगता जो इन्होंने नहीं दिया। जो मैंने ऊपर से करा रखा है वो एक स्कूप DRL लगवा रखा है मैंने यहाँ पे रनिंग वाला, और यहाँ पे मैंने फॉग लैम्प डलवा रखे हैं। फॉग लैम्प इज़ अ नेसेसरी फीचर, बट सबको ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं लगती, तो बट मैंने लगवा रखे हैं। फॉग लैम्प्स हो गए एंड स्कूप DRL है, और मैंने आपको बताया सीट कवर्स डलवा रखे हैं मैंने रूफ रैप करा रखी है ब्लैक जो टॉप मॉडल में आती है, पिलर्स ग्लॉसी करा रखे हैं, रूफ रेल्स लगवा रखी हैं, रेन वाइजर्स अगेन आपकी मर्जी है लगवाना है लगवा सकते हैं, डोर वाइजर सेम, ये सब तो बेसिक चीज़ें सब लगवा ही लेते हैं। मतलब आपने अपने हिसाब से जो इस गाड़ी को कस्टमाइज कर लिया। जो मेन चीज़ें थी वो तो हेडलाइट्स है, ये क्या कहते हैं एंड्रॉइड वगैरह, ये सब तो आप लगवा ही सकते हैं, ये सब चीज़ें इस गाड़ी में मिसिंग हैं। तो ये आपने गाड़ी लेने कितने टाइम बाद करवा लिया? ये मैंने सेकंड डे ही करवा लिया था, ये मुझे पहले से प्लान था, जैसी गाड़ी आएगी मैं सब करवाना ही था मैंने। तो अभी तक जितना आपने चला लिया इस गाड़ी को, तो इसमें कोई परेशानी अगर आपको ना मेरे को गाड़ी में कोई परेशानी नहीं आई। जो परेशानी आई थी मैंने आपको बताया, मेरे को पावर लॉस और वो लगता था थोड़ा बहुत मिसफायरिंग का इशू, वो मैंने सर्विस सेंटर पे ठीक करवा लिया था। अभी तो मैंने कल ही सर्विस कराई है, कल एक बार फिर ठीक हुआ है। अभी तो मतलब इसका सही लग रहा है मेरे को हिसाब किताब, बट अगर कुछ होगा तो फिर मैं वापस सर्विस सेंटर काफ़ी वो मतलब है हेल्पफुल हैं, मेरी बात सुन रहे हैं एंड वो ठीक भी हो जाएगा। प्लस जो सारा काम भी मैंने करा है आफ्टर मार्केट वो सारा ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड वायर कटिंग नहीं हुई है, ये मैंने इंश्योर करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ज़्यादातर टाटा की जो गाड़ियाँ सेल की जाती हैं आजकल की डेट में, वो है उसका मेजर सेलिंग पॉइंट रहता है सेफ्टी। हाँ जी। तो आपकी बाइंग डिसीजन के अंदर सेफ्टी कितने % था? अगर मैं सही बताऊं मेरी बाइंग के अंदर सेफ्टी कंसर्न लगभग 70% था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी हाफ ड्राइविंग हाईवेज पर ही है। तो मेरे को पहले जो मेरी कार थी Hyundai की सैंट्रो, वो बिल्कुल 0 स्टार है, एंड जो मेरे रिलेटिव्स में भी हैं मोस्ट ऑफ दी मारुति ओनर्स ही हैं। तो मेरे को ये कंसर्न हमेशा रहता था कि हाईवे पे मतलब इतनी हाई स्पीड्स पे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो सेफ्टी कंसर्न मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। सिटी में तो फिर एक बार को आप लो स्पीड्स पे बचने के चांसेस ज़्यादा है, बट हाईवे पे बहुत क्रूशल हो सकता है मामला, तो सेफ्टी कंसर्न मेरे लिए था। और टाटा एंड महिंद्रा के अलावा अभी कोई इतने अच्छे ब्रांड्स हैं नहीं, अब वॉक्सवैगन वगैरह बड़ा तो अपर सेगमेंट्स में दे रहे हैं जो इतनी अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर में, और यहाँ से बात करते हैं सर से किस तरीके का इंटीरियर में उनको रिस्पॉन्स वगैरह मिलता है। सर सबसे पहले अपनी हाइट बताइए। मेरी हाइट है 5'11". तो आपके हिसाब से पंच की जो सीट है ड्राइविंग सीट, वो किस तरीके की है? मतलब मैं थोड़ा पीछे कंफर्टेबल होकर चलाता हूँ, थोड़ा अच्छा खासा स्पेस लेके चलाता हूँ। यूजुअली थोड़ा लोग आगे रखते हैं सीट को, मैं काफ़ी पीछे रखता हूँ, एंड मेरे को जो कंफर्टेबल पोजीशन लगती है काफ़ी सही है। एंड इसमें भी आप देख सकते हैं कि पीछे वाले पैसेंजर को इनफ लेग रूम मिल जाता है। तो हमारे साथ सामर्थ भाई भी हैं, इनका एक रिव्यू भी हमने किया था लास्ट नेक्सॉन का, तो नेक्सॉन ऑन करते हैं। साथ साथ इनका चैनल भी है सामर्थ चौधरी के नाम से। इनका बहुत बड़ा हाथ है गाड़ी लेने में, इन्होंने मेरे को बहुत रिकमेंड करा था और फोर्स करा था। अच्छा, क्या वो टाटा लेनी चाहिए? हाँ जी, क्योंकि ऑलरेडी एक टाटा ओनर है ना, तो इनका फीडबैक था कि इट इज अ गुड डिसीजन टू गो एंड कोई दिक्कतें नहीं है तो आप जा सकते हैं। तो इनके कंसिडर पे भी मैंने ली थी गाड़ी। तो मेरी जो हाइट है वो भी 5'8" है, और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि आराम से जो है हेडरूम अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पे, और सीट्स जो है पीछे की रेयर सीट इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट मुझे अभी फील हो रहा है कि 3 जने भी पीछे आराम से आ जाएंगे इसमें। और यहाँ नी रूम की अगर बात कर ली जाए तो इनफ प्लेंटी ऑफ नी रूम है, और इनकी जो सीट है आई गेस इनके हिसाब से एडजस्टेड है, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लेग रूम नी रूम देखने को मिल रहा है। मैं पहले भी मतलब बैठा हूँ, मैंने देखा है कि अगर यहाँ पे 6 फीट का बंदा बैठ जाए तो पीछे भी 6 फीट का बंदा बैठ सकता है। अंडर थाई सपोर्ट भी आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर है, मतलब यहाँ तक पूरा आ रहा है, तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी है। भाई अब बात करते हैं ड्राइविंग पोजीशन की, तो आपको यहाँ से प्रॉपर बोनट जो नजर आता है। बिल्कुल। सिटी में चलाने के लिए मतलब आपको कोई दिक्कत आती हो? कोई दिक्कत नहीं आती, इसका बोनट पूरा क्लियरली विजिबल है, दोनों पॉइंट्स विजिबल है, प्लस गाड़ी इतनी बड़ी भी नहीं है, तो मैं आराम से इसको गलियों में भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, एसी के रिस्पांस की बात करते हैं, किस तरीके का है? अभी तो गर्मियाँ बहुत तगड़ी वाली गई हैं। हाँ। तो आपने कैसा फील किया, कहीं कुछ कमी आती हो? मैं सही बताऊँ, इनका एसी ना बहुत ही अच्छा है, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था ये। मतलब इसका एसी है ना, अगर आप अभी देखो ये ना, मैंने जस्ट अभी हम बैठे हैं इसलिए मैंने इसको 3 पे कर रखा है, वरना इसको मैं 2 से ऊपर लेके नहीं जाता। मतलब इसका एसी मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है, लेकिन एक बात तो जितना इफेक्टिव है उतनी ये माइलेज भी खाता है, क्योंकि ये मैंने तो आपको बताया मेरे को माइलेज तो नहीं मिलती थी गर्मियों में, लेकिन इफेक्टिव ऐसे मैं आपको बताऊँ, इसमें रियर इवेंट्स नहीं आते गाड़ी में। लेकिन मेरे को एक बार भी एसी में दिक्कत नहीं आई कि पीछे वाले कह रहे हो कि गर्मी लग रही है, या यहाँ तक कि मुझे यही कहा गया गर्मियों में कि एसी को कम कर दो, तो एसी का रिस्पांस इज वेरी एवन। अच्छा, यहाँ पे एक फीचर मिसिंग है, जैसे कि आपको टॉप मॉडल में भी नहीं मिलता आर्मरेस्ट, तो कहीं कमी खलती है इसकी? बहुत खलती है, बहुत ज़्यादा खलती है। मेरे को ये चीज़ बहुत अनॉय करती है कि इस गाड़ी के अंदर आर्मरेस्ट बिल्कुल नहीं दिया, टॉप मॉडल में भी नहीं दिया। एक बार होता कि टॉप मॉडल में है तो हम आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, इसके कंसोल में आता ही नहीं है। जो इसके डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है वो यही है कि इसका सेंटर कंसोल अच्छे से डिज़ाइन नहीं लगता मेरे को,
एंड अगर आप हाईवेज वगैरह पे गाड़ी चलाओ ना, तो यूजुअली आपका ये वाला हाथ तो चलो स्टीयरिंग पे है, यहाँ भी आप रख लेते हैं बीच बीच में, ये वाला हाथ ना ये एम्प्टी रहता है, तो आर्म रेस्ट की नीड बहुत ज़्यादा है। ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो सबको अब पता होनी चाहिए कंपनीज को, कि आर्म रेस्ट इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि कहीं भी आप ट्रिप्स पे जाओ आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है आर्म रेस्ट। कभी आपने 3 लोग पीछे बैठाए हैं? 3 लोग आराम से बैठकर यहाँ से जयपुर भी गए हैं। जयपुर हमारे यहाँ से 250 किलोमीटर पड़ता है, आराम से आना जाना सिंगल डे में हुआ था बल्कि वो। तो मेरे को ना गाड़ी चलाने में थकान हुई, ना जो बंदे बैठे हैं उनको कोई थकान हुई। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, शोल्डर रूम अगर थोड़े, मेरे घर में सारे हेल्दी बंदे हैं, तो शोल्डर रूम थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा चिपक रहा है, लेकिन इतना इशू नहीं बनता वो। बट बाकी लेग रूम, नी रूम वगैरह और जो आपको अंडर थाई सपोर्ट मिलता है वो कंफर्टेबल है। आराम से बैठ के आगे वाले 2 बंदे भी पीछे वाले 3 बंदे भी कंफर्टेबली गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब अकॉर्डिंग टू सेगमेंट ये काफी अच्छा आपको मिल जाता है। आपको जिस प्राइस पे ये सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई और कार ऑफर कर रही है। बलिनो वगैरह में इससे स्पेस ज्यादा है मैं मानता हूँ, i20 में भी ठीक ठाक है, लेकिन काफी सारी चीजें जिसमें वो लैक कर रही हैं, काफी सारी चीजें हैं जो इसकी प्लस पॉइंट है। बूट स्पेस किस तरीके का है? कम बूट स्पेस पड़ता सही है है, या सही किस है। तरीके? 5 जने मैं आपको बता रहा हूँ, गए हैं हम ट्रिप्स पे, पूरा सारा लगेज वगैरह 5 जनों का आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2 बड़े बैग्स भी रखे थे, छोटे बैग्स भी आराम से आ जाते हैं। पार्सल ट्रे भी मतलब बेस मॉडल से ऑफर कर रहे हैं लोग, जो मुझे अच्छी लगी थी चीज़, कोई दिक्कत नहीं आती स्पेस में। अच्छा, इसकी टाटा में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि टाटा में फिट एंड फिनिश जो है, मतलब वो कहीं ना कहीं आती है, तो आपने कहीं फील करी? बिल्कुल, हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप एक बार गेट खोले ना, तो ये देखिए यहाँ पे, आप दिखाइए, ये देखो यहाँ पे है जो मेरा रियर डोर है जिस पे आप बैठे, पीछे वाले डोर को अगर हम खोले तो उसकी जो साइड की बिल्डिंग होती है ना अपर वाली, वो थोड़ी कटी हुई है, वो ढंग से बाहर निकल जाती थी स्टार्टिंग में, तो मैंने उसको अंदर करा दिया और ये सब दिक्कतें थी। बाकी मेरे को डिक्की में भी इसके थोड़े पैनल गैप्स दिखते हैं, क्योंकि एक साइड से मेरी डिक्की थोड़ी दबी हुई थी, एक लेफ्ट साइड से पैनल में गैपिंग थी। तो फिट एंड फिनिश में तो इनको मैं बता रहा हूँ बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वालिटी हमें Hyundai और Kia वगैरह ऑफर कर रही हैं उनके मुताबिक तो ये गाड़ी बिल्कुल नहीं स्टैंड करती। इंडियन ब्रांड्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये सब चीज़ें भी बहुत एसेंशियल हैं, क्योंकि आपका जो प्लेजर एक्सपीरियंस है वो नहीं रहता है सब देखकर। तो अभी तक आपने जितने नेगेटिव मिले वो सारे बता दिए हम लोगों को, पॉजिटिव मिले सारे कुछ आपने बता दिए हैं। कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहोगे कि यार ये कमी रह जाती है या ये अच्छाई इसमें है जो हाईलाइट करनी चाहिए? एक तो वो जो है पावर की कमी जो मुझे लगती है जो इसमें रह जाती है, कि इसको आप एकदम चाहो कि पंजा दबा के गाड़ी भागे, वो चीज़ नहीं है। दूसरी कमी मुझे लगती है कि जो इसके लॉकिंग सिस्टम है ना, अब तो मेरी फैमिली इसके लिए हो चुकी है, यूज्ड टू हो गई है, हैबिचुअल है वो, लेकिन पहले ये दिक्कत बनती थी क्योंकि उनको समझ नहीं आता था कि लॉक कैसे होता है, क्योंकि लॉक ना एक्चुअली इसको अंदर दबाओ तो लॉक हो जाता है, एंड ये मतलब उनको समझ नहीं आता था इसको अनलॉक कैसे करें, वो सीधा दरवाजा ही खोल देते थे, तो ये दिक्कत थी। प्लस मेरे घर में मतलब कभी, वैसे तो बच्चे नहीं है, लेकिन कभी किसी रिलेटिव वगैरह के बैठते हैं तो उनको समझ नहीं आती चीज़। वो चलती गाड़ी में भी 1-2 बार ऐसा हुआ है, बट टचवुड कुछ दिक्कत नहीं आई, बट उन्होंने 1-2 बार इसको खोल दिया था, तो ये दिक्कत बन सकती है कई लोगों के लिए। वैसे तो ये मतलब सेफ्टी कंसर्न का भी दिया जाता है कि ताकि गाड़ी का लॉक वगैरह ना हो जो एक्सीडेंट के टाइम पे हो, बट ये चीज़ अभी भी इंडियंस मुझे लगता नहीं यूज्ड टू है। एंड और कोई मुझे दिक्कत लगती नहीं इस गाड़ी के अंदर। एक चीज़ थी जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो नॉर्मल आया था, तो मैंने चेंज करवा लिया, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इतना बड़ा मेजर कंसर्न है। तो अपनी तरफ से आपने सारा काम जो है इसमें करवा, जो मुझे नेसेसरी चीज़ लगती थी वो मैंने सारी करा ली। नंबरिंग करनी हो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? देखो, अगर मैं अपने डिसीजन को इसको रिकमेंड करूँ तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ गुड 8। मैं 10 इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव था कि मैं इसको थोड़ा फन टू ड्राइव रखूँ, मतलब मुझे थोड़ा चाहिए था कि मैं पंजा दबाऊँ तो गाड़ी भागे, जो ही नहीं करती। लेकिन अगर फैमिली पर्सपेक्टिव देखा जाए तो इसने मेरे को आज तक बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करा। उसमें 10 on 10 है। ड्राइविंग जो मेरे को फन टू ड्राइव वाली चाहिए थी उसमें ये 7 है, तो मैं इसको गुड 8.5 दे सकता हूँ। तो अगर आपके हिसाब से अगर इसमें एक टर्बो लॉन्च कर दिया जिस तरीके से नेक्सॉन का इंजन मिलता है, अगर वो यहाँ पे मिल जाए तो आप तो फिर 10 out of 10 दे देंगे। हाँ, फिर तो मेरे को ये गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं लगती। मैं तो बल्कि चाहता था कि इसका टर्बो वेरिएंट हो, बट अभी तक तो आया नहीं, आगे देखते हैं। अच्छा, माइलेज की कमी थी इसके, जैसे आपने बताया कि माइलेज कम देती है। अगर सीएनजी आ जाती है तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो क्या कहोगे? पावर तो फिर और गिर जाएगी, तो आप रिकमेंड करोगे लोगों को? नहीं, वैसे तो मैं सही बताऊं इस गाड़ी के लिए सीएनजी इतनी लायबल नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी ना थोड़ी भारी है। ये मुझे ऑब्जर्व हो चुका है कई बार थोड़े हिल्स वगैरह पे चलाते टाइम कि ये गाड़ी का इंजन थोड़ा दबता है जब आप हिल्स पे चलाओगे, और अगर आप सीएनजी पे चलाओगे तो कई सिनेरियोज में जहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे क्या कहते हैं स्लोप पे चढ़ाओगे तो आपको ये दिक्कत दे सकती है गाड़ी। वैसे तो इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, आफ्टर मार्केट में आप सीएनजी इंस्टॉल करवा सकते हो, बट मुझे लगता है कि जो ये पावर इस गाड़ी के अंदर है उसमें सीएनजी इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उसमें पावर और गिर जाएगी एंड आप फिर थोड़ा
पावर, फिर आपको बहुत ऐसा लगेगा कि गाड़ी बहुत ज़्यादा दब रही है, आप पूरी रेस दे रहे फिर भी गाड़ी नहीं। इन्होंने अपनी तरफ से सारे कुछ पॉजिटिव, सारे कुछ नेगेटिव्स इस गाड़ी के बता दिए हैं, क्या माइलेज देती है, सारी परफॉर्मेंस, इवन आफ्टर मार्केट की भी हमने बात कर ली है। तो मेरे हिसाब से सारी बातें जो है इस वाले रिव्यू के अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस रिव्यू को देखने के बाद आप अपने लिए पंच अगर बाय करने की प्लान कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। बाकी नेक्सॉन के लिए या फिर दूसरी गाड़ी की रिव्यूज़ के लिए मैंने बताई थी, सामत भाई का चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब जरूर से करें, वहाँ पर भी वीडियोज़ आपको जो है मिलती रहती हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।